लेक्चर में हमारी बात क्या हुई थी, लास्ट लेक्चर में हमारी बात ये हुई थी कि जो तौलीदी सेहत है, उस तौलीदी सेहत के लिए जो मसाइल और जो तदाबीर थी, उन तदाबीर के इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ, आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ। मैंने आपको एक स्पेशल डेटा दिखा के दिया था कि 1900 यानी 1900 की अगर बात करते हैं तो सन 1900 में 2 बिलियन आबादी थी पूरे दुनिया की, और हिंदुस्तान की जो आबादी थी वो कितनी थी उस वक्त, 350 मिलियन। फिर हमने कहा कि 2000 में पूरी दुनिया की आबादी कितनी हो गई थी, 6 मिलियन। उस वक्त हिंदुस्तान की जो आबादी हो गई थी वो तकरीबन 1 बिलियन के पार पहुंच गई थी। कब? मई के महीने में, मई 2000 में 1 बिलियन के करीब हो गई थी। तो फिर हमने उसके रीजन पढ़े था, हमने कहा कि उसके बहुत सारे रीजन में से ये था कि जो बच्चे हैं उनकी तेजी से क्या हो गई थी, जो शरह अमवात की वो कम हो गई। उसके बाद बच्चा की जो मौत होती थी उसकी शरह कम हो गई। फिर उसके साथ ये हुआ कि बड़ी तादाद में ये हुआ कि जो तौलीदी उम्र रखने वाले हैं उनकी तादाद में क्या था, इजाफा था। इसलिए हमको इतनी बड़ी पॉपुलेशन देखने को मिली। फिर हमने कहा कि अगर तौलीदी सेहत और तौलीदी बच्चा सेहत ये जो प्रोग्राम है, अगर इसके जरिए आबादी की जो शरह है उसमें कितनी कमी आई, तो हमने कहा था कि इस प्रोग्राम के जरिए शरह में बहुत कम कमी आई है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। हमने एक प्रोग्राम पढ़ा था कि हम दो हमारे दो, तो ये जो RCH है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ है, इस प्रोग्राम के तहत एक और प्रोग्राम था जिसके अंदर था हम दो हमारे दो। तो उसके थ्रू क्या हुआ, उसके थ्रू जो पॉपुलेशन में कमी आई वो बहुत कम थी। फिर हमने लास्ट लेक्चर में जब बात किया तो हमने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स के बाद कुछ और भी तरीके होते हैं। उसमें हमने कहा था कि कुछ तरीके होते हैं जो कुदरती होते हैं, नेचुरल होते हैं, कुछ रिवायती होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ होते हैं रिकावटी, फिर आईडी, फिर दवा के तौर पर, इंजेक्शन के तौर पर, और अंदरूनी तौर पर सर्जरी के जरिए या किसी और जरिए के जरिए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, तौलीद के अमल को क्या करा जाता है, रोका जाता है, ताकि आबादी में क्या हो, कमी वाक़ हो, आबादी में इजाफा ना हो। तो हमारी जो बात चल रही थी उसमें जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी वो नेचुरल मेथड था। तो नेचुरल मेथड में हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल मेथड में एक जो मेथड हमने पढ़ा था कि वो स्पर्म और ओवम के मिलने के जो मौके होते हैं उनको दूर रखा जाता है। उसके लिए हमने क्या कहा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो तौलीदी यानी हैजी साइकिल होती है उसके 10 से लेकर 17 दिनों के दरमियान में मर्द और औरत ये इख्तिलाफ नहीं करेंगे, ये क्वाइटस नहीं करेंगे, ये इंटरेक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ओव्यूलेशन हो भी जाए तो स्पर्म वहां पर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो उस तरीके को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। फिर दूसरा हमने कहा कि एक और मेथड है जिसको हमने कहा था अज़्ल, या जो क्वाइटस का पीरियड होता है तो उसमें क्या किया जाता है, इंटरप्टस। इंटरप्टस का मतलब क्या होता है, जब क्वाइटस का प्रोसेस होता है उसको इंटरप्ट किया जाता है। उसका इंटरप्ट करने का मतलब ये होता है कि जब इंसेमिनेशन का अमल होता है, इंसेमिनेशन का अमल क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो मेल होता है, जो मर्द होता है, उसके जरिए क्या होती है, तखमृति। तखमृति का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन। हमने इससे पहले भी पढ़ा कि हमने जब आपको याद होगा जानदारों में तौलीद, ये जो अमल है, इस अमल के दौरान इस सबक के दौरान हमने पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उस रिप्रोडक्शन से पहले कुछ स्टेप होती है, रिप्रोडक्शन के बाद कुछ होती है। हाँ, प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, पोस्ट रिप्रोडक्शन। तौलीद से पहले तौलीद, फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अमल बारावरी, अमल बारावरी से पहले और अमल बारावरी के बाद। ठीक है, तो हमने कहा कि अमल बारावरी से पहले जो अमल होते हैं उसमें क्या होता है, तो हमने कहा कि गैमेट को ट्रांसफर करना होता है ना। गैमेट को ट्रांसफर करने का जो अमल होता है उसमें हमने पढ़ा था इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने पेनिस के थ्रू, खजीब के जरिए क्या करता है, जो महाबल है, वजाइना है, उसमें क्या करता है, सीमन रिलीज करता है। वहां पर वो क्या करता है, स्पर्म रिलीज करता है। अब अगर उसको इंसेमिनेशन नहीं करना है, वहां इंजान नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, खजीब को यानी उस पेनिस को क्या करेगा, महाबल से बाहर निकाल देगा, उससे पहले कि वहां पर क्या हो जाए, इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इसका सवाल किया जाता है, वो क्या है, लैक्टेशन एमिनोरिया। क्या है, लैक्टेशन एमिनोरिया। क्या इमरान,
लैक्टेशन एमेनोरिया। ये जो लैक्टेशन एमेनोरिया है बेसिकली ये क्या होता है, ये हैज की अदम मौजूदगी होती है। हाँ अभी तो वही पढ़ रहे ना अपन, ये जो कौन सा, ये अपन ने उस दिन पढ़े ना यार इमरान, कि उस दिन मैंने बताया ना कि ये जो अरसा होता है कौन सा वाला 10 से लेकर 17 तक का, उसको क्या बोला जाता है, फर्टाइल पीरियड, जरखेज मुद्दत। ठीक है ना, वापस आ जाओ, हम अब तीसरे तरीके की बात कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका तो क्या हो गया, विथड्रॉ इंटरप्टेस या क्वाइटस इंटरप्टस। तो यहाँ पर बेसिकली जो इंटरप्ट है, इंटरप्ट करना मतलब रुकावट, इंटरप्ट करना मतलब क्या होता है, रुकावट, या उसको बोला जाता है रुक जाना। हाँ अब बोलो, हाँ वही बोल रहे हैं ना, विथड्रॉ करना है, पैसे निकाल देना, वैसा ये विथड्रॉ कर देना होता है। ठीक, नाउ लैक्टिनेशन एमेनोरिया। अब लैक्टिनेशन एमेनोरिया में क्या होता है कि जो फीमेल होती है, उस फीमेल के बॉडी से जब बेबी बाहर आ जाता है, यानी माँ के पेट से जब बच्चा बाहर आ जाता है, तो उसके जिस्म से दूध का इजेक्शन स्टार्ट होता है, दूध निकलना शुरू होता है। तो ये जो दूध होता है, उस दूध के लिए यहाँ पर क्या लफ्ज बोला क्या है, लैक्टेशन। क्या बोला क्या है, लैक्टेशन। और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, एमेनोरिया, कि दूध की मौजूदगी में हैजी दौर क्या हो जाता है, एब्सेंट। तो हैजी दौर उनको नहीं आता है, इसी को कहा जा रहा है हैज की अदम मौजूदगी। तो जब तक बच्चा दूध पीता रहेगा तब तक फीमेल को हैज नहीं आएगा। तो इस तरीके की बुनियाद इस हकीकत पर है कि जिंदगी के बाद, अब देखो ये क्या है, शिररेजी। शिररेजी मतलब दूध पिलाना। अपन क्या बोलते हैं उसको, शीरख्वार, है ना। अब इतने बड़े बड़े वर्ड आ जाते हैं उर्दू के तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो उस वक्त याद रखना है कि सिर्फ दूध पिलाने का जो मुद्दत होती है, तो जिंदगी होंगी, जिंदगी के बाद बच्चे को क्या करना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा, उसको बोला जा रहा है शिररेजी। ठीक है, तो इसकी जो मुद्दत होती है, उस मुद्दत के दौरान जो ओव्यूलेशन है, यानी वो जो अंडे का बाहर आने का दिन है, 14वां दिन हैजी दौर का, और हैजी जो दौर है वो वाक़ई नहीं होती, ना उनका ओव्यूलेशन होगा ना हैजी दौर होगा। इसलिए क्या होगा कि अगर स्पर्म आ भी जाए तो एग अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहां पर कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए जितनी लंबी मुद्दत माँ बच्चे को पूरी तरह दूध पिलाती रहती है, हमारे के मौके तकरीबन क्या हो चुके होते हैं, सिफर होते हैं। इसलिए आप देखो कि हमारे पास एक कल्चर बनाया गया कि 2.5 साल है ना मुद्दत है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। उन रीजन में से एक रीजन ये भी है। ठीक है ना, अलबत्ता ये जो तरीका है जो पार्चुलेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने तक मौसर बताया गया है, यानी ये जो लैक्टेशन एमेनोरिया है ये पार्चुलेशन के बाद, यानी पार्चुलेशन का मतलब क्या है, डिलीवरी के बाद, यानी बच्चे के जिस्म से बाहर आ जाने के बाद सिर्फ 6 मंथ तक बहुत ज्यादा मौसर हो सकता है। यानी 100% आप बोलेंगे कि वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन 6 मंथ के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी क्या हो जाए, ठहर जाए, यानी एग और स्पर्म का क्या हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए। अगर एग और स्पर्म का इंटरेक्शन हो गया तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट बनेगा तो मरोला, मरोला बनेगा तो ब्लास्टोला, ब्लास्टोला बनेगा तो गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला बनेगा तो दीवानो। इतने स्टेप बढ़ाया, बार बार याद नहीं है अभी भी, है ना। फिर वो गैस्ट्रोला जाके इम्प्लांट हो जाएगा कहां पर, यूटेरस, रहम। याद आए, बार बार पढ़ते रहो तो याद रहेगा। क्योंकि इन तरीकों में कोई दवाएं या तरीके इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए मुज़र असरात तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। अब अगर आप ये जो नेचुरल प्रोडक्ट, ये जो नेचुरल तरीके, ये नेचुरल तरीकों के अंदर आपके पास कोई भी साइड इफेक्ट के चांसेस 0%। दो चीजें, एक तो आप कोई आर्टिफिशियल दवा यूज नहीं कर रहे, दूसरा कि आप कोई दूसरे तरीके यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह के मुज़र असरात होने के चांसेस जो होते हैं वो बिल्कुल 0 होते। हालांकि इस तरीके के फेल होने के मौके बहुत ज्यादा है। अब ये हो सकता है कि मेल और फीमेल में इंटरेक्शन अगर 6 मंथ्स के बाद हो, और वो भी ऐसे वक्त में हो जाए जब ओव्यूलेशन का या हैजी दौर चालू था,
उस दौरान में हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर क्या हो जाए, एग और स्पर्म के बीच में इंटरेक्शन हो जाए, जाइगोट बनेगा, फिर वो पूरी स्टेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर 6 मंथ्स के बाद ये जो तरीके होते हैं ये इनके फेल होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम में सवाल किया गया इसमें, इसलिए इसको याद रखना है। बहुत सीधा सीधा स्टेटमेंट था बच्चों को, ठीक है, याद रहेगा। ना अब दूसरे जो तरीके हैं जिनको यहाँ पर कहा जाता है रुकावटी या बैरियर्स, क्या बोला जाता है इनको, रुकावटी, या उनको क्या बोला जाता है, बैरियर्स। एग्जाम में इन पर सवाल ज्यादा किए जाते हैं। ना ये जो रुकावटी तरीके जो हमने पहले बात की वो कौन से थे, नेचुरल तरीके। अब जो रुकावटी तरीके हैं या जिनको क्या बोला जाता है, बैरियर्स, बैरियर, बैरियर लिखने में अलग दिख रहा, हाँ क्या है वो, बैरियर है ना, बैरियर, बैरियर, हाँ ठीक है ना। अब ये जो बैरियर्स है या रुकावटी तरीके हैं, इनमें क्या होती है, इनमें रुकावटों की मदद से ओवम को और स्पर्म को तिब्बी तौर पर मिलने से रोका जाता है। देखिए यहाँ 2-3 लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है। एक तो ये जो तरीके हैं ये रुकावटी तरीके, यानी आप किसी और चीज की मदद ले रहे हैं ताकि एग और स्पर्म के बीच में इंटरेक्शन ना हो, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, रुकावटी तरीके, या इनको बोला जा रहा है बैरियर्स। दूसरा कि ये जो रुकावटी तरीके हैं, ये जो बैरियर्स है, ये तिब्बी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तिब्बी तौर पे मतलब मेडिकली, यानी आपको ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा डॉक्टर्स के जरिए कि भाई आप ये यूज करो अगर आपको भी बच्चे नहीं चाहिए तो, ठीक ना। ऐसे तरीके में क्या होता है, मर्दों और औरतों दोनों के लिए दस्तयाब है। अब ये दोनों भी, अब फॉर एग्जाम्पल कॉन्डोम्स, ठीक है, अगर कॉन्डोम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के, यहाँ देखिए मर्द के लिए है और यहाँ क्या है, औरतों के लिए ना। अगर इनकी बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, पतले, मीन्स ये कैसे होते हैं, थिन। दूसरा कि ये जो बने होते हैं ये बने होते हैं लैटिक्स, किससे बने होते हैं, लैटिक्स। दूसरा कि ये जो पतले और लैटिक्स के गिलाफ होते हैं ये रुकावटी परत बनाते हैं। रुकावटी परत बनाते हैं मतलब क्या होगा कि जो भी स्पर्म रिलीज होगा मेल के जरिए वो सिर्फ कॉन्डोम के अंदर होगा, नतीजे में ये एग के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकेगा। दूसरा कि जिस तरह से मर्दों में खजीब को यानी पेनिस को, उसी तरह से औरतों में क्या होता है, वजाइना और सर्विक्स को मुबाशिरत के जरिए क्या होता है, पहले ढाका जाता है। तो यहाँ पर फीमेल होगी जो अपने वजाइना के अंदर इस कॉन्डोम को ऐड करेगी और मेल होगा जो इसको यूज करेगा ना। इन दोनों के जब इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि क्या हो, जो इंजाल शुदा मादा मनविया है वो औरत के तौलीदी रास्ते में दाखिल ना हो सके। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब महबल में खजीब के जरिए स्पर्म रिलीज किया जाता है वो वजाइना, वजाइना से सर्विक्स और यूटेरस, यूटेरस से एम्प्यूला, और एम्प्यूला नहीं फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला, वहां तक ये क्या करता है, ट्रैवल। इस तरह से क्या होता है, इससे जिसको रोका जाता है, हमल को रोका जा सकता है। फिर इसी तरह से निरोध, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, निरोध नाम की मेडिसिन होती है। निरोध मतलब ये, सॉरी मेडिसिन नहीं, ये कंडोम है जो स्पेशली गवर्नमेंट बनाती है। निरोध ये मर्द के लिए कंडोम की एक मशहूर और मारूफ किस्म है। हालिया बरसों में कंडोम का जो इस्तेमाल है वो एसटीडी, एसटीडी का क्या लॉन्ग फॉर्म लिखा है मौलाना मैंने, याद आ रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जी बोलिए जल्दी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, क्या ख्याल में नहीं आ रहा है, घर पे गए पढ़े तो याद रहता। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स, क्या बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स। तो आमतौर पे हम ये कहते हैं कि बहुत सारी जो बीमारियां होती है, डिसऑर्डर्स होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, जैसे एड्स। तो इससे क्या होते हैं, महफूज रखने के इजाफी फायदे की वजह से दुनिया में बढ़ गया है, ठीक है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि इस तरह की बीमारियां कब पैदा होती है,
इस तरह की बीमारियां उस वक्त पैदा होती है जब इंसान जहनी खलजान में पड़ जाता है। जहनी खलजान मतलब दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, ऐसी बुराई को लेकर पागल हो जाता है जिसका कोई तस्वुर हमारे पास नहीं है। और उस तरह के कंडीशन में फिर इस तरह की इसको क्या होती है, बीमारियां होती है। तो अब आप सोचेंगे कि यार हमारे पास एक तो मतलब तरीका ये है कि आप सीधा उस बीमारी से रोके, लेकिन हमारे पास उस बीमारी से रोकने से ज्यादा उस बीमारी से बचने के जराये बताए जाते हैं। होना तो क्या चाहिए थे, सीधा सीधा उस बीमारी से क्या किया जाता, रोक दिया जाता। ठीक है, खैर ये टॉपिक से हटकर बात हो जाएगी ना। मर्द और औरत दोनों की कॉन्डोम्स का जो है इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं। मतलब ये की है कि इनको हम ये बोलेंगे कि दे आर रीयूजेबल। क्या होते हैं, रीयूजेबल। और ये एक होता है कि इनको दोबारा क्या किया जाता है, मतलब इनको ट्रीटमेंट वगैरह करके इनका क्या किया जाता है, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, फिर इन्हें खुद लगाया जाता है और इस तरह इस्तेमाल करने वाले को मुकम्मल खलवत हासिल होती है। ठीक है ना। अब ये तो कॉन्डोम के मामले में था जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसी तरह से कुछ और भी है, जैसे डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम का मतलब क्या होता है, डायाफ्राम बेसिकली गुम्बद नुमा जो शक्ल होती है उसको बोला जाता है। इसी तरह से सर्वाइकल कैप्स, क्या बोला जाता है, सर्वाइकल कैप्स। और वॉल्टस भी रबर से बने हुए मवाने यानी रुकावटें हैं जो मुबाशरत के दौरान क्या होते हैं, औरत के तौहीदी रास्ते से दाखिल किए जाते हैं। फिर ये क्या होता है, ये सर्विक्स के जरिए स्पर्म के दाखिले में क्या करती है, रुकावट डालकर हमल को क्या करती है, रोक देती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है कि जो रुकावटी तरीके हैं उसमें कौन कौन है। तो उसमें पहला नाम याद रखना है कॉन्डोम्स, जो मेल और फीमेल दोनों में है। दूसरा नाम क्या याद रखना है, डायफ्रागम। क्या याद रखना है, डायफ्रागम्स। तीसरा नाम क्या याद रखना है, सर्विक्स, सर्विकल कैप्स। देन उसके बाद क्या नाम याद रखना है, वॉल्व्स। क्या है, वॉल्व्स। तो ये चार नाम आप लोगों ने याद रखना है कि एग्जाम में इस पर सवाल किया जाता है। दूसरा कि इनमें से ऐसा कौन सा रुकावट है या बैरियर है जो बुराइयों से या सॉरी बीमारियों से बचने में मदद करता है, तो वो कौन है, कंडोम। तो एग्जाम में इस तरह से सवाल किए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमने इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। जी सबर सबर सबर, आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। ठीक हो गया ना। अब हम क्या कहते हैं कि माने हमल को मौसर बनाने के लिए इन बैरियर्स या माने अशिया, ये जो बैरियर है माने अशिया है, तो क्या किया जाता है, इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, क्या लिया जाता है, स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या होता है, स्पर्मिसाइडल का मतलब हो गया था स्पर्मिसाइडल। देखिए हम आगे चल के हम इस तरह के वर्ड बनेंगे जिसमें साइडल साइडल वर्ड आएगा। स्पर्मिसाइडल का मतलब ये होता है कि नुतफे को मार देने वाली दवा। क्या बोलेंगे हम उसको, नुतफे को मार देने वाली दवा। अब क्या होगा कि यहां पर कंडोम यूज किया लेकिन वो लीक हो गया, स्पर्म रिलीज हो जाएगा। डायफ्रागम लगाया हुआ है लेकिन वो लीक हो गया, स्पर्म रिलीज हो जाएगा। चांसेस क्या हो गए, चांसेस हो सकते हैं हमल के। तो आप पूरी तरह से उसको मौसर बनाना है तो क्या किया जाता है, जो फीमेल होती है उसके जो वजाइना होती है, उसकी जो महबल होती है, उसमें क्या ऐड किया जाता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम, या उसमें ऐड किया जाता है स्पर्मिसाइडल जेली, या उसमें यूज किया जाता है स्पर्मिसाइडल झाग, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली ना। तो यहां पर क्या होता है, फोम यूज किया जाता है। तो फोम, जेली या क्या करेंगे, क्रीम। और ये जो फोम, जेली या क्रीम है, कौन, ये फोम, जेली या ये जो क्रीम है, ये तीनों की जो एक्टिविटी है, वो तीनों की एक्टिविटी क्या है, स्पर्मिसाइडल। क्या है, स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल मतलब जो स्पर्म को या नुतफे को क्या कर देगी, मार देगी। याद रहेगा। ठीक ना। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर है जिसको टॉपिक को हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने डायग्राम यहां ऐड करके रखी है। उसको बोला जाता है कॉपर टी।
क्या बोला जाता है? कॉपर टी। यहां पर देखिए आप, CU कैपिटल टी। CU मतलब कॉपर, है ना? अभी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सर ने पढ़ाया होगा कॉपर, क्या नहीं पढ़ाया अभी? कॉपर आप लोग पढ़ेंगे, मतलब नहीं मालूम है कि ऐसा भी नहीं है ना, कुछ चीजें तो मालूम रहेंगी ना, बेसिक है, 10वीं में पढ़े होंगे। इमरान वो बेचारा मौलाना मदद से नहीं पढ़े, समझ में आता है। तू यार है ना, वो कुंजी खेड़ा वालों की है ना, इज्जत खराब मत करिए। हाँ हाँ, है ना? फिर हम वो शरीर से, ठीक है ना? क्या याद रखने का? ये कॉपर, CU कॉपर, उस और उसके आगे क्या है? टी, कॉपर टी। ना अब इसको मैं आगे समझा रहा हूँ कि ये क्या होता है। ना अब ये है कि अगर कॉन्डोम यूज करते हैं तो वहां लीकेज के चांसेस है, डायफ्रागम यूज करते हैं तो वो उसके वहां लीकेज के चांसेस है। अब उसके बजाय क्या कर रहे थे? तो हमने कहा कि उसको मॉइस्चर बनाने के लिए या तो क्रीम यूज करो, या फोम यूज करो, या जेली यूज करो जिसके पास स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी है। अब उसके अलावा और क्या यूज सकते हैं? तो एक और मॉइस्चर और मारूफ तरीका है जिसको कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या बोला जाता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD। क्या बोला जाता है इसको? IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसको याद रखिए। ये इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइस होती है, IUD होती है, ये इस्तेमाल की जाती है ताकि जो हमले के चांसेस है उसको और ज्यादा रोके। ये जो साख्ते हैं, ये साख्ते डॉक्टर्स या नर्सों की मदद से वजाइना के रास्ते से रहम में लगवाई जाती है। यानी आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है? रहम है, ठीक है? इस रहम में ना तो यहाँ से एग आएगा और ना यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकता है। और रहम की जो दीवार है उसको पूरी तरह से इन्होंने क्या करके रखा है? प्रोटेक्ट करके रखा है, बचा के रखा हुआ है। और चूंकि ये जो डिवाइस है, देखिए यहाँ पर इसको ना डिवाइस बोला गया है। नॉर्मली हमारा जो मोबाइल है इसको हम डिवाइस बोलते हैं। अगर आपके पास ग्लूकोज की लेवल चेक करना है तो उसको डिवाइस बोला जाता है, यानी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं। तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कहाँ पर रखा गया है? फीमेल के महाबल के अंदर, यूटेरस के अंदर, महाबल में भी नहीं, देखना तो यहाँ पर है, महाबल यहाँ है, यहाँ यूटेरस है। तो यूटेरस के अंदर रखा गया है, इसलिए इसको बोला गया है इंट्रा, यानी इनसाइड। यूटेराइन मतलब यूटेरस, तो इनसाइड दी यूटेरस, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है? नाउ आजकल बगैर दवाओं वाली इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जैसे लिप्स लूप, लिपेस लूप, क्या बोला गया उसको? लिपेस लूप। अगर अब यहां पर क्या होता है? लिपेस लूप। फिर इसी तरह से कॉपर रिलीजिंग, किसका यूज किया जाता है? कॉपर रिलीजिंग या हार्मोन रिलीजिंग, या किसका इस्तेमाल किया जाता है? हार्मोन रिलीजिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो IUD है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, ये 3 तरह की है। एक कौन सी है? एक वो है जिसको हम कहते हैं बगैर दवाओं वाली। एक कौन सी है? बगैर दवाओं वाली। बगैर दवाओं वाली कौन सी है? लिपेस। कौन है? लिपेस लूप। दूसरी जो है वो कौन है? वो है कॉपर रिलीजिंग। अब कॉपर रिलीजिंग का मतलब क्या होता है? जो वहां पर कॉपर धीरे 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 क्या करते रहेंगी? रिलीज करते रहेंगी, उसको क्या करते रहेंगी? इफ्राज। तो एक कौन हो गया? कॉपर रिलीजिंग, ठीक है? तीसरा कौन है? तीसरा है जिसको यहां पर क्या बोला जा रहा है? हार्मोन रिलीजिंग। क्या बोला जा रहा है? हार्मोन रिलीजिंग। बोल रहा हूं, वेट, मैं पूरा समझा रहा हूं, ठीक है? कॉपर रिलीजिंग है। एक कौन है? लिपेज लूप। लिपेज लूप के मामले में क्या याद रखना है? लिपेज लूप का मतलब है बगैर दवाओं वाली, बगैर दवाओं वाली। बगैर दवाओं वाली का मतलब क्या है? यहां से कोई दवा नहीं निकलने वाली, ये सिर्फ एक डिवाइस है जो वहां पर रखा रहेगा। बात समझ में आ रही है? बगैर दवा मतलब ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस से दवा निकलती है,
लेकिन एक ऐसा डिवाइस है जिससे कोई दवा नहीं निकल रही है, इसलिए उसको बोला, उसका नाम क्या है? लिपेज लूप। क्या नाम है उसका? लिपेज लूप। दूसरा है जिसको कहा गया कॉपर रिलीजिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो आईयूडी है, इस आईयूडी से क्या रिलीज होता रहता है? कॉपर। क्या रिलीज होता रहता है? कॉपर। क्या रिलीज होता रहता है? कॉपर। तीसरा है जिससे क्या रिलीज होता रहता है? हार्मोन। तीसरा ऐसा है जिससे क्या रिलीज होता रहता है? हार्मोन। ना अब बात को समझो कि यहाँ पर इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि ये जो कॉपर रिलीजिंग है उसकी एक एग्जाम्पल है मल्टी लोड 375। दूसरे का नाम क्या है? CU7। और तीसरे का नाम क्या है? CUT। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो CUT है ये कौन से टाइप की आईयूडी है? कौन से टाइप की आईयूडी है? कॉपर रिलीजिंग। मतलब जिस भी फीमेल के जिस्म में ये आईयूडी डिवाइस लगा रहेगा उसकी वजाइना में, उसके रहम में कंटिन्यूअसली क्या सिक्रेट होता रहेगा? कॉपर। इसका मतलब है कि ये कॉपर कुछ ना कुछ काम करता है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल कौन कौन है? इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखना है। कौन कौन सी एग्जांपल है कॉपर रिलीजिंग की? CUT। कौन है? CUT। दूसरा कौन है? CU7। कौन है? CU7। और तीसरा कौन है? मल्टी लोड। मल्टी लोड 375। ये इसकी एग्जाम्पल है। ये कॉपर को क्या करती है? रिलीज करती है। ठीक है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग काम आती है। और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की एग्जाम्पल कौन है? LNG20। इसके एग्जाम्पल कौन है? LNG20। दूसरी कौन है? प्रोजिस। कौन है? प्रो, देखिए प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, प्रोजिस। कौन है? प्रोजेस्टेस्टर। कौन है? प्रोजेस्टेसर। प्रोजेस्टेसर। और दूसरा कौन है? LNG20। ये हार्मोन रिलीज करेगी। हाँ, ये कौन है? हार्मोन रिलीज करने वाली। उनकी दो एग्जांपल। ये कॉपर रिलीज करने वाली, उनकी 3 एग्जांपल। और यहाँ पर कोई भी दवा नहीं है। उसका नाम क्या है? लैक्टेज लूप। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को यहाँ समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में लिखना। इधर ध्यान दो, पहले बाद में लिखना है सलमान, कि ये जो आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये रहम के अंदर क्या करता है? रहम के अंदर आने वाले जो भी स्पर्म्स है उन स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? Phagocytosis. What is mean by phagocytosis? किसी को याद है phagocytosis? देखिए यहां जो ये लफ्ज बना हुआ है, ये लफ्ज 3 लफ्ज से बना हुआ है। एक लफ्ज है जिसको बोला जाता है फाज। दूसरा जो वर्ड है वो है साइटो। तीसरा वर्ड है वो है लेसिस। फाज का मतलब होता है खाना, ठीक है, यानी डाइजेस्ट, हजम कर लेना। ठीक है, खाना हम आमतौर पे खाना बोलते हैं, लेकिन असल लफ्ज क्या होता है? हजम करना। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है खलिया, या साइटो का मतलब होता है सेल। और तीसरा मतलब है लेसिस। लेसिस का मतलब होता है तोड़ना। लेसिस का मतलब होता है फ्रैगमेंट करना। लेसिस का दूसरा मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। क्या करना होता है? ब्रेक डाउन। अब क्या होगा? अब अगर इस वजाइना के थ्रू यहाँ पर स्पर्म रिलीज हो जाए तो उन स्पर्म को कहाँ क्या करना है? रोके रखना है। रोके रखना है मतलब एग के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं करना है। अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? हमल ठहर जाएगा। तो अब स्पर्म को क्या किया जाए? तो ये जो आईयूडी है, इस आईयूडी के अंदर जो कॉपर रिलीज हो रहा है,
या इस आईयूडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज हो रहा है इसकी मदद से आगे क्या होता है, इसकी मदद से होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जो भी सेल आएगा उस सेल को ये क्या कर लेगा, हजम कर लेगा। यानी ये क्या करेगा, उसको तोड़ेगा और क्या कर लेगा, हजम कर लेगा। इसलिए इस अमल को क्या बोला जाता है, फेगोसाइटोसिस। तो आमतौर पे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जो फेगोसाइटोसिस है ये हमारे जिस्म का मुदाफियती निजाम है। तो साइंटिस्ट ने इस मुदाफियती निजाम जो नेचुरल अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखा है इसका इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल रेमेडीज का क्या कर रहे हैं, यूज मसनूई तरीके से, कि हम क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करवाएंगे। मतलब जो भी स्पर्म आएगा उस स्पर्म को वो क्या करेगा, खा लेगा और उसको हजम करके जिस्म से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो आईयूडी क्या करता है, जो भी स्पर्म आते हैं उनका क्या कर देता है, फेगोसाइटोसिस। यानी उनको क्या कर देता है, ये जो स्पर्म है ये भी कौन है, खलिए हैं, उन खलियों को ये क्या करेगा, तोड़ देगा और फिर हजम कर लेगा। हजम होने के बाद चीजें क्या होती है, जिस्म से बाहर खारिज होती है। इसलिए इस अमल का नाम क्या बना हुआ है, फेगोसाइटोसिस। नाउ अब जो कॉपर आयंस है, यानी क्योंकि इसके अंदर क्या है, सीयूटी, क्योंकि यहाँ पर क्या रिलीज होने वाला है, कॉपर। तो ये जो कॉपर आयंस है ये स्पर्म की हरकत को और इनकी बार आवरी की जो सलाहियत है उसको दबा देते। दबा देते का मतलब क्या है, उसको वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। हमने इससे पहले भी पढ़ा कि स्पर्म की मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्म की हरकत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मोटिलिटी, याद आ रहा है क्यों, क्योंकि स्पर्म क्या करेगा, ट्रैवल करेगा वजाइना, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से एम्प्यूला, वहां तक उसको जाना है। तो उससे पहले ही उन्होंने वहां क्या रिलीज कर दिया, कॉपर, जिसकी वजह से उसकी जो हरकत है वो क्या हो जाएगी, स्लो। दूसरा, अगर वो स्लो हो गया तो बाद में क्या होगा, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कई सारे स्पर्म होते हैं जो एग से इंटरैक्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा मुतहरिक होता है, मोटाइल होता है, वही पहुंचता है। अब कॉपर ने क्या कर दिया, उसकी मोटिलिटी को कम कर दिया, तो वो वहां तक पहुंचेगा नहीं। इस तरह से बारावरी का अमल नहीं होगा। Now, इसके साथ अगर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की हम बात करते हैं तो रहम को कंसीव के लिए गैर मौजू और सर्विक्स को स्पर्म्स के लिए गैर साजगार बना देते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करेगा, ये रहम के अंदर कंसीव का जो अमल है, तो कंसीव के अमल के लिए क्या चाहिए, फेवरेबल इन्वायरमेंट। क्या फेवरेबल इन्वायरमेंट है यार, साजगार माहौल क्या है, तो वहां एंडोमेटेरियम होगी, उस एंडोमेटेरियम पे जाके ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, वहां जाके कंसीव हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, उसके कंसीव को अमल को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो नतीजे में यह होगा कि कंसीव का अमल नहीं होगा। फिर जो सर्विक्स है, सर्विक्स के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देंगे जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा, किल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दोनों भी जो हालात बनाए जा रहे हैं, ये हालात किसके जरिए बनाए जा रहे हैं, हार्मोन्स, केमिकल की मदद से। फिर आईयूडी के अंदर क्या होता है, या आईयूडी जो होता है उन औरतों के लिए बेहद अहम है जो हमल में ताखिर या बच्चों में फासला रखना चाहते हैं। स्पेशली ये उन फीमेल्स के लिए ज्यादा अहमियत का हामिल है जो बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, हमल में ताखिर करना चाहते हैं या उनके अंदर फासला रखना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में ज्यादा काबिल कबूल माने हमल का तरीका है। यानी हिंदुस्तान में अगर आज प्रेगनेंसी को रोकना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल किया जाता है, CUT या CU7 या मल्टीलो 375 या प्रोजेस्टेरोन को, या किसको यूज किया जाता है, LNG20। याद रहेगा। तो ये है IUD। कौन है ये, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। हाँ, जब हम ये कहते हैं ना कि ऑपरेशन हमने करवा लिया है भाई, अब मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो वो जो ऑपरेशन वाला होता है उसमें ये दो नली को कट कर दिया जाता है। हम आगे पढ़ने वाले सबक में, इस सबक में आखिर में, हाँ, ये वाली जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट कर देते हैं और उसको कट करके ऐसा क्लोज कर देते हैं। और वो क्या होता है, कैसा होता है, उसको हम आगे देखने वाले, आखिर में ये भी कंसेप्ट है। हाँ, उसको क्लोज कर देते। क्यों क्लोज कर देते, क्योंकि एग अगर रिलीज भी होता रहेगा तो एग ट्रैवल यहाँ करने वाला है। ठीक है। नाउ
एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि औरतों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो दूसरा माने हमल तरीका है, वो मुंह के जरिए या तो प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टोजन यानी एस्ट्रोजन आमेजों की छोटी खुराकें देना है। यानी एक तो तरीका ये है कि आप उसको एग और स्पर्म को वजाना में ही क्लोज कर दो, उनको किल कर दो, उनको खत्म कर दो, या दूसरा तरीका है कि आप कुछ मेडिसिन वगैरह लो जिसमें जो है या दवाएं हैं जो मुंह के जरिए इस्तेमाल होगी, उसमें है प्रोजेस्टेरोन्स और दूसरा कौन है प्रोजेस्टोजेंस, जिसके अंदर क्या होता है एस्ट्रोजन मिला हुआ होता है। क्या मिला हुआ होता है तो एस्ट्रोजन। फिर ये जो गोलियां हैं ये गोलियों की शक्ल में इस्तेमाल की जाती है और इसीलिए आमतौर पर इनको क्या बोला जाता है पिल्स। क्या कहलाती है ये पिल्स। तो आमतौर पर इनको बोला जाता है पिल्स वगैरह, यानी गोलियां खाते रहने को बोला जाता है। पिल्स तरजीहन हैजी दौर के पहले या 5 दिनों के अंदर शुरू करके 21 रोज की मुद्दत तक रोजाना ली जाती है। ये जो पिल्स होती है, ये पिल्स बेसिकली क्या होता है हैजी दौर के पहले 5 दिनों में लिया जाएगा और ऐसा करते करते वो जो शुरू होगा तो वो कहां तक जाएगा 21 रोज की मुद्दत तक, और ये कंटिन्यूअसली लेना होता है और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, 7 रोज के वक्फे के बाद जिसके दौरान हैज वाक़ होता है, ये नॉर्मली हम क्या कहते हैं 7 रोज का ये जो वक्फा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो गोलियां है ये हैजी दौर के पहले 5 दिनों के अंदर शुरू करके कहां तक है 21 रोज। और टोटल हमको मालूम है हैजी दौर टोटल नंबर टोटल डेज कितने होते हैं 28 या 29। किसी के अंदर 29 दिन की होगी, किसी के अंदर 28 डेज। तो इसका मतलब ये है कि वो 7 डेज वो है जहां पर ओव्यूलेशन, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है जिसके दौरान क्या होता है हैज वाक़े होता है, वो एग रिलीज होने का टाइम होता है। इसे इसी तरीके से दोहराना होता है जब तक औरत हमल के रोकने की ख्वाह हो, यानी जब तक आपको हमल ठहराए रखना है, आपको बेबी नहीं चाहिए, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा ये पिल्स यूज करना पड़ेगा और इसमें ये कंटिन्यूअसली याद रखना पड़ेगा, यानी 28 डेज तक कंटिन्यूअसली ये मेडिसिन यूज करते रहना पड़ती है। ठीक, ये क्या करती है ओव्यूलेशन और तंसीब में रुकावट बनती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये पिल्स क्या करती है, ये गोलियां क्या करती है। तो ये क्या करती है, एक तो ये ओव्यूलेशन के अमल को स्टॉप करेगा, दूसरा ये क्या करेगा इम्प्लांटेशन यानी तंसीब के अमल को क्या करेगा रोके रखेगा। एक तो ये ओव्यूलेशन यानी अंडे के निकलने को और दूसरा इम्प्लांटेशन, इन दोनों भी अमल को रोकेगा। साथ ही ये स्पर्म के दाखिले को रोकने और खत्म करने के सर्वाइकल म्यूकस को जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को क्या कर देता है तब्दील कर देता है। अब अगर सर्वाइकल की क्वालिटी कम होगी तो स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाएगा, अगर यूटेरस की क्वालिटी कमजोर होगी तो अमल तंसीब नहीं होगा। और ये जो अमल है यानी इस तरह से कि हम हमारे ही अपने जिस्म को क्या पूरा कर रहे हैं नुकसान, तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारी औरतों में इसके बहुत सारे खतरात होते हैं। ये इसको आगे लिखा है इन्होंने। और क्या होता है पिल्स बहुत मौसर होती हैं, इनके ज़िमनी असरात बहुत कम होते हैं और औरतों की अच्छी तरह काबिल कबूल है, यानी इनके ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा मौसर है, लेकिन इनके निगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा। अक्सर जो होती है फीमेल्स, उनका जो जिस्म का साइज है वो बढ़ जाता है हार्मोनल इरेगुलेशंस की वजह से। फिर ये होता है कि वो जो यूटेराइन वॉल है जिसको आप बार बार तोड़ रहे हैं, वो बार बार बन रही है, आप उसको बगैर किसी इस्तेमाल के तोड़ते जा रहे हैं, तो एक वक्त ये आता है कि फिर उसकी जो फर्टिलिटी है वो कमजोर हो जाती है। फिर ये होता है कि कई दिनों तक चाहते हुए भी वहां पर कोई इम्प्लांटेशन का अमल नहीं होता, नतीजे में कोई हमल नहीं ठहरता, फिर लोग परेशान होते हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे क्या होते हैं इसमें केसेस होते हैं। तो औरतों के लिए एक नई खाने वाली जो माने हमल है उसको कहा जाता है सहेली, जिसमें एक गैर स्टेरॉइड या गैर हार्मोनी तरकीब है। इससे पहले हम लोगों ने देखा है ना। तो यहाँ पर बेसिकली एक सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है जिसको हमेशा याद रखना है कि ये जो सहेली है, ये जो पिल्स है, ये जो दवा है, ये दवा कैसी है। तो याद रखिए कि ये कैसी है गैर स्टेरॉइड। कैसी है गैर स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल। दूसरा ये कैसी है गैर हार्मोनल। गैर हार्मोनल का मतलब क्या है नॉन हार्मोनिक। नाउ इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल आने के चांसेस आपके पास ज्यादा रहेंगे। लास्ट
कि ये हफ्ते में एक बार खाने वाली गोली है जिसके ज़िम्मी असरात बहुत कम और माने हमल की हैसियत से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो इल्म है, ये जो नॉलेज है, ये हमारे पास जो नए जोड़े हैं उनको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इसलिए होना चाहिए ताकि वो अपनी सेहत की हिफाजत करें, और दूसरा इसलिए होना चाहिए कि अक्सर इस तरह के हालात डेवलप होते हैं कि नहीं चाहते हुए भी क्या होता है, हमल को रोकना होता है, हालात इस तरह के होते हैं। तो उस वक्त अगर ये नॉलेज होता है कि कौन सी चीज हम इस्तेमाल करें, तो क्या होता है उससे जो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ या तौलीदी निजाम को लेकर या तौलीदी सिस्टम को लेकर जो बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, जो खतरे होते हैं, वो क्या होते हैं, कम। चलिए, दुआ में याद रखिए, मगरिब की नमाज का अजान का वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर हम 11 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक।